क्या सोच रहे हैं? पैसों की ये बारिश हो रही है और आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जिनसे किसी किसी व्यक्ति के जीवन में तो पैसों की बारिश होती है, पैसों का अंबार लग जाता है और कुछ व्यक्ति एक एक रुपये के लिए मुहताज हो जाता है। आखिर कुंडली में ऐसे कौन से योग लगे हुए हैं जिसमें कुछ व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल इस तरीके से बारिश हो रही है, नोटों की बारिश, और जीवन में हर एक प्रकार का सुख प्राप्त होता है। क्योंकि आज के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति को धन की जरूरत होती है। वस्तुतः जीवन यापन के लिए धन तो सबके पास होता है, लेकिन धनी हर व्यक्ति नहीं होता है। धनी वही होगा जो आप बोल सकते हैं जिसके भाग्य में धन का योग होगा। कहा जाता है कि धन का आना तो होता है, किसी ना किसी रूप में वो आता है, लेकिन आपके पास टिक नहीं पाता है या आपके आवश्यकता के अनुसार आ नहीं पाता है। कई बार माता लक्ष्मी का आपके सुगमता से प्रवेश होता है, लेकिन संचय आप उस धन का कर नहीं पाते। तो आखिर ये कौन से योग हैं जिससे कुंडली में व्यक्ति को यदि लग जाए तो बना देता है धनवान? या फिर वो कौन से योग हैं जिस योग के लगने मात्र से हमारे जीवन में धन की समृद्धि बढ़ जाती है और दिन दुगना रात चौगुना नोटों की बिल्कुल इस तरीके से बारिश होती है? इन सभी सवालों को जानना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहें। आपको इस वीडियो में उदाहरण के साथ एक एक धन योग के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि धन आपके पास सबके पास होता है। जरूरी है कि आपकी कुंडली का सही से हो कुंडली दर्शन, आपकी कुंडली में धन का योग बना है या नहीं बना है, और वो आखिर किस भाव से देखें, किस ग्रह से करें विचार, जिसमें हमें भी पता हो कि हमारे कुंडली में धनवान बनने का योग है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कुंडली दर्शन का ये कार्यक्रम। क्या आपके कुंडली में है धन का योग? क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन शांडिल पुनः एक बार स्वागत करते हैं कुंडली दर्शन के इस रोचक विषय में। दर्शकों, एक बात समझ लें कि यदि ज्योतिष शास्त्र की माने तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके जन्म कुंडली में धन, सुख या धनी बनने का लिए कुछ योगों की आवश्यकता होना चाहिए। खास करके यदि ये योग लगे होते हैं तो व्यक्ति को खकपति से करोड़पति, अरबपति बना देता है। अब वो कौन से योग लगे हुए हैं, इन बातों को विशेष करके हमें देखना चाहिए। आपके स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है, हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा पिक्चर्स कि राजयोग, गज केसरी योग, पंच महापुरुष योग और चंद्रमंगल योग दिख रहा है। तो ये मुख्यतः 4 योग जीवन में इंसान को लगना चाहिए। इन योग, यदि ये योग आपके जन्म कुंडली में निर्माण होते हैं तो निसंदेह आप करोड़पति में शामिल हो सकते हैं। गरीब घर के जातक भी, यदि किसी व्यक्ति का जन्म गरीब घर में भी हो तो ऐसे जातक बहुत तीव्र गति से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके करोड़पति बन जाता है। लेकिन अब राजयोग के बारे में विशेष चर्चा भी आपको करके कार्यक्रम को बढ़ाना नहीं चाहेंगे। यहां पर अब बात करते हैं कुछ और विशेष योग के बारे में। बाकी धन योग कैसे बनता है, लेकिन हम आपको शॉर्ट में गज केसरी योग, चंद्रमंगल योग और पंच महापुरुष योग के बारे में पहले इस कार्यक्रम में कुछ बताते हैं। उसके बाद बताएंगे कि आखिर वो योग कैसे बनते हैं, किस प्रकार से लगते हैं, जिससे आपको पता चल सके। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर गज केसरी योग बनता कैसे है।
गज का मतलब हाथी और केसरी का मतलब शेर। यहां आपको शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि विस्तार से गज केसरी योग के बारे में आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले भी हम गज केसरी योग पे कई वीडियो बना चुके हैं। अब आपको एक बात समझ ले, यदि गज केसरी योग कैसे बनता है, इसके लिए आपके स्क्रीन पर गज केसरी योग का एक फिर से स्क्रीन दिख रहा होगा। स्क्रीन पे दिख रहा है कि गुरु और चंद्रमा मेष लगन में बैठा हुआ है। एक उदाहरण के तौर पर मैं लगाने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि मान ले किसी जातक का मेष लगन की कुंडली है और उसके लग्न में ही चंद्रमा गुरु का मिलन है, तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठा हो, वहां से यदि चंद्रमा के साथ बृहस्पति बैठे हो, या चंद्रमा से चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठे हो, या चंद्रमा से सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हो, या चंद्रमा से दसम भाव में बृहस्पति बैठे हो, तो भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। गज केसरी मतलब चंद्रमा से केंद्र में गज केसरी योग का निर्माण होना चाहिए। आपके स्क्रीन पर एक नया पिक्चर लगा रहे हैं, आप सभी को यह दिख रहा है कि यहां पर चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और देवगुरु बृहस्पति लग्न में विराजमान है। तो यहां पर भी गुरु से चंद्रमा चूंकि केंद्र में है, तो यहां पर भी गज केसरी योग बनता है। अब ये गज केंद्र का मतलब तो आपके कुंडली स्क्रीन पर जो दिख रहा है, पहला, चौथा, सातवां, दसवां घर, ये केंद्र होता है, लेकिन ये लग्न भाव से केंद्र है। लेकिन मुख्यतः गज केसरी योग के लिए सिर्फ लग्न भाव से नहीं, चंद्र कुंडली से देखा जाता है। अर्थात कि चंद्रमा से आपकी कुंडली में कहीं भी केंद्र में, चंद्र कुंडली से केंद्र में यदि बृहस्पति हो, तो आपके जन्म पत्रिका में गज केसरी योग लग जाता है। उदाहरण के लिए आपके स्क्रीन पर एक और पिक्चर दिख रहा होगा कि यहां पर बृहस्पति लग्न में है और चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान है। मेष लगन की जन्म कुंडली है और बृहस्पति लग्न में और चंद्रमा सप्तम में, तो इस पत्रिका में भी गज केसरी योग का निर्माण होता है, अर्थात कि लग्न से सप्तम में है। अब एक दूसरा पिक्चर आपको दिख रहा होगा कि बृहस्पति यहां पर लग्न में है और चंद्रमा दसम भाव में विराजमान है, तो ऐसे पत्रिका में भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। लेकिन ये अभी तक आप लग्न में देखें, मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ केंद्र के लग्न से ही नहीं, मान के चले चंद्रमा भी, ये आपके स्क्रीन पे जो एक नया पिक्चर दिख रहा है, मान के चले चंद्रमा मेष लगन की कुंडली में 12वें भाव में विराजमान है। अभी जो आपके स्क्रीन पर पिक्चर दिख रहा है, चंद्रमा मीन राशि में 12वें भाव में विराजमान है और बृहस्पति 3 नंबर में चंद्रमा से चौथे भाव में विराजमान है। तो यहां भी चूंकि चंद्रमा से चौथा भाव केंद्र का भाव हो गया, तो ऐसे में भी गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। या फिर इस नए पिक्चर्स में आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि चंद्रमा द्वादश भाव मीन राशि में 12वें घर में है और चंद्रमा से बिल्कुल 7वें 180 डिग्री पर केंद्र में 7वें भाव में, और 6 नंबर जो दिख रहा है वो चंद्रमा से 7वां है, लगन से 6ठा भाव है। तो चंद्रमा से 7वें भाव में बृहस्पति विराजमान है, तो ऐसे में भी गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। जरूरी नहीं है कि आपके लग्न कुंडली से ही गज केसरी योग का निर्माण हो। उदाहरण के तौर पे अब आपके स्क्रीन पे एक और पिक्चर दिख रहा होगा कि चंद्रमा वही द्वादश में है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपका मेष लगन हो और 12वें घर में ही चंद्रमा बैठा हो, कहीं भी चंद्रमा बैठा हो और वहां से यदि केंद्र में हो, केंद्र अर्थात कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां। अब यहां पर देखें कि चंद्रमा 12वें में है और 10वें भाव में बृहस्पति विराजमान है, तो ऐसे में भी चंद्रमा के साथ केंद्र में होने से गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। अब मान के चले, अब आपकी स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है कि चंद्रमा भी द्वादश भाव में है और बृहस्पति भी द्वादश भाव में है, तो भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके जन्म कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। गज केसरी योग के बारे में विशेषता आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन जो आपको दिख रहा है उस पर भी आपको गज केसरी वीडियो का लिंक हम दे देंगे। बाकी विशेषता गज केसरी पर विस्तार से यदि चर्चा चाहते हैं तो आगे किसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा।
चलिए, अब मैंने आपको दिखाया था एक स्क्रीन कि धन भाव के लिए राजयोग, गज केसरी योग, पंच महापुरुष योग और चंद्र मंगल लक्ष्मी योग होना चाहिए। तो गज केसरी योग आप समझ गए कि गज केसरी योग कैसे बनता है। इसके बारे में विस्तार से गज केसरी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बना कैसे ये आप समझ गए। अब यह बात करते हैं कि पंच महापुरुष योग आखिर क्या है और पंच महापुरुष योग कैसे बनता है, इस बारे में विशेषतः हमें समझने की जरूरत है। अब आपके स्क्रीन पर एक दिख रहा है कि पंच महापुरुष योग कैसे बनता है। अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि रोचक महापुरुष योग सबसे पहले वो कैसे बनता है, मंगल से बनता है। पहले अभी आप इसको देखें, उसके बाद दूसरे पिक्चर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे बन रहा है। भद्र महापुरुष योग के सामने आप एरो का निशान देख रहे होंगे कि भद्र महापुरुष योग बुध से बनता है। उसी प्रकार से हंस महापुरुष योग देख रहे होंगे कि बृहस्पति से बन रहा है और मालव्य महापुरुष योग आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि शुक्र से बन रहा है। और इसी तरीके से आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि शनि से सस महापुरुष योग बनता है। अब ये बनता है, ये करता क्या है, इस बात को समझ लें कि यदि आपका कुंडली में पंच महापुरुष योग लग जाए। अब आपके स्क्रीन पे पंच महापुरुष योग कैसे बनता है ये बताते हैं। ये अभी आप पंच महापुरुष योग का एक स्क्रीन देख रहे हैं। मान के चले आपके कुंडली में केंद्र में, अब मैंने अभी आपको बताया कि मंगल से रोचक महापुरुष योग बनता है। अगर मंगल मान के चले, ये अभी आपको केंद्र का भाव दिख रहा होगा कि ये मंगल लग्न में है या चतुर्थ भाव में है या सप्तम भाव में या दसम भाव में, ये लग्न से ही केंद्र माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो लगन, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव जो है ये केंद्र में है। अब आपके स्क्रीन पे मंगल यदि मान के चलिए लगन में बैठा होता और वो मेष नंबर की राशि या वृश्चिक नंबर की राशि अर्थात कि 1 नंबर की राशि या 8 नंबर की राशि में बैठा होता, इन चारों भाव में से किसी में भी, या फिर जिस राशि में वो उच्च का हो, अर्थात कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इनमें से कोई भी ग्रह यदि केंद्र में स्थित हो अपनी स्वराशि का, या जिस राशि में वो उच्च राशि के होते हैं उसमें स्थित हो के केंद्र में बैठे हो, तो अपने अपने हिसाब से योग लगाते हैं। जैसे यहां पर मंगल यदि लग्न में बैठा होता 1 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर की राशि में, तो भी ये आपको रोचक महापुरुष योग लगा देता। उसी प्रकार से चतुर्थ या सप्तम में भी बैठा होता तो रोचक महापुरुष योग लगा देता। अब केंद्र क्या होता है, अभी आपके सामने फिर से दिखा रहे हैं कि केंद्र इन भावों को कहते हैं जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। अब ये आप समझ गए कि रोचक महापुरुष योग कैसे लगता है। ठीक उसी प्रकार से बुध यदि केंद्र में बैठे हो अपनी स्वराशि का, या जिस राशि में उच्च राशि के होते हैं और केंद्र में यदि बैठे हो तो भद्र महापुरुष योग लगाते हैं। बृहस्पति यदि केंद्र में बैठे हो अपनी जिस राशि में, जैसे कि बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि उनकी अपनी राशि है, और बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो बृहस्पति से हंस महापुरुष योग लगता है। शुक्र वृषभ राशि और तुला राशि में स्वराशि के हैं, और शुक्र की जो उच्च राशि है वो मीन राशि है। यदि इन तीनों राशि में बृहस्पति शुक्र केंद्र में बैठे तो मालव्य महापुरुष योग लगता है। और शनिदेव की अपनी राशि मकर और कुंभ है, और शनिदेव यदि तुला राशि में हो या फिर मकर राशि में हो या केंद्र में बैठे हो कुंभ राशि में, तो सस महापुरुष योग लगाते हैं। ये बहुत बड़ा विशेष राजयोग है। कहते हैं पराशर मुनि का मानना है जिस जातक के कुंडली में 2 या 2 से अधिक महापुरुष योग लग जाए, ऐसे जातक राजा या राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं। यहां आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास किए कि ये महापुरुष योग आखिर लगता कैसे है। अब आपके कुंडली में शॉर्टकट में चंद्र मंगल योग के बारे में भी थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि चंद्रमा यदि मंगल के साथ बैठे हों। अब ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है चंद्र मंगल एक साथ है। मान के चले चंद्र मंगल आपके जन्म कुंडली में एक साथ ना बैठ के चंद्रमा की दृष्टि मंगल पे हो। चंद्रमा जैसे आपके स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है कि चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, मंगल 7वें भाव में विराजमान है, तो इस पत्रिका में चंद्रमा की दृष्टि मंगल पर
और मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर है, तो इसमें भी चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग बनता है। ये चंद्र मंगल योग का पहचान है। अगर चंद्र मंगल का दूसरा उदाहरण दे, मान के चले चंद्रमा यहां पर चौथे भाव में विराजमान है और मंगल दसम भाव में विराजमान है, तो ऐसे में चंद्रमा का दृष्टि संबंध मंगल से हो गया, तो यहां भी चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बन जाता है। अब मान के चले किसी के जन्म पत्रिका में चंद्र मंगल लग्न में ही विराजमान हो, तो जो स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है इसमें भी चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बन जाता है। या फिर चंद्रमा मंगल त्रिकोण में एक साथ बैठे हो तो भी चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बन जाता है। यहां पर आपको स्क्रीन में गुरु की जो दृष्टि दिख रही है, इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। ये कुछ योग थे जो कि हमारे जन्म कुंडली में लगना अनिवार्य है। इसके अलावा मुख्यतः अभी बहुत सारे बातों पर चर्चा होगी जो धन भाव को लेकर है। धन भाव के लिए आपके कुंडली में धन योग लगा है या नहीं लगा है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके जन्म पत्रिका में, आपके कुंडली में कुछ विशेष बातों का, कुछ विशेष भावों का हमें विचार करना चाहिए। अब आपको 6 से 7 प्रकार से कुछ विशेष उदाहरण के साथ बताने का प्रयास करते हैं कि कुंडली में वो कौन से भाव होते हैं जिसमें हमें धन योग का पता चलता है। अभी आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर्स दिख रहा है। कुंडली में धन भाव का विचार किस प्रकार से करना चाहिए। प्रथम भाव जो कुंडली का है वो व्यक्ति का स्वयं का विचार किया जाता है। तो यदि आपका प्रथम भाव मजबूत नहीं होगा तो व्यक्ति निश्चित रूप से धन को लेकर कमजोर हो सकता है। लेकिन यहां पर अभी शॉर्ट में बात करेंगे द्वितीय भाव। द्वितीय भाव सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, इसे धन भाव कहते हैं। धन का आपके पास संचय हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, धन है या नहीं है, धन का विचार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान यदि कोई है तो यह धन भाव है। धन संचय यहीं से देखा जाता है। तीसरा, आपके पास पंचम भाव, यदि आपके कुंडली में पंचम भाव जिसे त्रिकोण भाव भी कहा जाता है और लक्ष्मी भाव भी कहा जाता है, तो इस भाव का भी बहुत शुभ होना चाहिए और इस भाव का भी हमारे जीवन पर असर पड़ता है। चौथा, नवम भाव। नवम भाव भी भाग्य का स्थान है और यह भी त्रिकोण का भाव होता है, तो इस भाव का भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके साथ ही दसम भाव जो कि कर्म का भाव होता है, इसका भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है धन के विचार करने के लिए। और एकादश भाव जो कि हमारे पास पैसा आएगा या नहीं आएगा, धन लाभ होगा या नहीं होगा। लाभ, इनकम जो होना है वो कुंडली के एकादश भाव से विचार किया जाता है, इसलिए इन बातों का विचार भी हमारे जीवन में करना चाहिए। अर्थात कि जन्म कुंडली में यदि धन भाव का हमें विचार करना है तो उपयुक्त 12 भावों में इन महत्वपूर्ण स्थानों का विचार, इनके स्वामी यदि एक साथ कहीं शुभ अवस्था में बैठे हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि से युक्त हो, या केंद्र में बैठे हो या त्रिकोण में बैठे हो, तो व्यक्ति करोड़ों के संपत्ति का मालिक होकर सुख सुविधाओं का उपभोग करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। यदि उसका उदाहरण के तौर पे समझाएं तो अभी आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है कि ये हमारे कुंडली में लग्न है जो कि व्यक्ति स्वयं है, और ये द्वितीय भाव है जहां से धन का विचार करते हैं, और ये पंचम भाव है जहां अभी मैंने बताया कि ये भी त्रिकोण का भाव है और लक्ष्मी माता का भी स्थान माना गया है। इसके साथ नवम भाव जो भाग्य का भाव है, क्योंकि भाग्य के सहारे ही आप धनवान हो सकते हैं। इसके अलावा दसम भाव कर्म का भाव, कर्म यदि आप अधिक करते हैं तो माता लक्ष्मी अपने आप आपके घर में आ जाती है। इसके अलावा लाभ का भाव, कर्म बहुत कर रहे हैं लेकिन लाभ होगा या नहीं होगा, इसके लिए एकादश भाव का विचार भी करना चाहिए। तो ये आपके स्क्रीन पर जो दिखा, इसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और दूसरा जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि कौन कौन से भाव हमारे केंद्र के हैं और कौन कौन से भाव हमारे त्रिकोण के हैं, इन बातों को आप समझ लें, जिससे आगे जो हम बात करेंगे इन धन भाव से संबंधित कि कैसे योग बनता है, धनी होने का
आपके कुंडली में कैसे पता चलेगा कि ये योग आपके कुंडली में लगा है या नहीं है? इसके लिए आपको इस केंद्र के भाव जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, लगन, चतुर्थ, सप्तम, दशम, ये केंद्र है, और पंचम त्रिकोण और नवम त्रिकोण भाव है, ये याद रखना जरूरी है। अब आपके स्क्रीन पर कुछ 7 प्रकार से योग बताने का प्रयास करेंगे उदाहरण के साथ कि धन योग कुंडली में ऐसे किस प्रकार से लगते हैं जो कि करोड़पति बनाने का योग बनता है। सबसे पहले एक बात समझ लें कि यदि आपके जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली से, जन्म लगन से द्वितीय स्थान का स्वामी या चंद्र लगन से, जन्म लगन अर्थात की कुंडली का प्रथम भाव लग्न होता है, और यदि चंद्र लगन की बात करें तो आपके कुंडली में जहां भी चंद्रमा विराजमान हो उसे आप प्रथम भाव मान लेंगे तो वो चंद्र लगन होगा। तो उस लगन से भी द्वितीय भाव अर्थात कि जन्म लगन से द्वितीय भाव या फिर चंद्र लगन से द्वितीय भाव का स्वामी यदि आपके जन्म पत्रिका में एकादश भाव से संबंध बनाता हो तो ऐसे में बहुत ही उत्तम योग बनाता है। उदाहरण के रूप में अभी आपके स्क्रीन पर धनु लगन की एक कुंडली दिख रही है, जिसमें इसमें धन भाव का स्वामी कौन हुआ? धन भाव का है ये 10 नंबर जो आपको दिख रहा है, ये धन भाव है, और धन भाव का स्वामी शनिदेव आपको एरो का निशान दिख रहा है। 7 नंबर में जो बैठे हैं वो 7 नंबर नहीं बल्कि कुंडली का 11th हाउस है। तो यहां पर धन भाव का स्वामी 11वें भाव में विराजमान है। 11वां भाव जो है ये लाभ का स्थान है। तो ये लाभ के स्थान में चूंकि शनिदेव विराजमान है तो ऐसे में बहुत अच्छा धन योग बनाता है। अब आपको दूसरे तरीके से समझाते हैं। यदि आप मान के चलें कि धन भाव में 11वें भाव का स्वामी बैठ जाए तो भी 11वां भाव क्या है? लाभ का भाव है। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि 11वें भाव का स्वामी, 11वां भाव जो 7 नंबर आपको दिख रहा है ये 11वां भाव है, और इसके स्वामी शुक्र, लाभ स्थान के स्वामी शुक्र बैठे हैं धन भाव में, यानी एकादश भाव का संबंध, लाभ स्थान का संबंध धन भाव से हो गया तो ये भी बहुत अच्छा धन योग बनाने का संबंध बना देता है। ऐसे जातक करोड़ों में खेलते हैं। या फिर धन भाव के स्वामी लाभ स्थान में विराजमान हो और लाभ स्थान का स्वामी धन भाव में विराजमान हो। उदाहरण के तौर पर आपको एक कुंडली मैंने दिखाया है यहां स्क्रीन पर। अभी आप देख रहे हैं कि धनु लगन की कुंडली है और धन भाव में एकादश भाव के स्वामी शुक्र विराजमान हैं और एकादश भाव में धन भाव के स्वामी शनिदेव विराजमान हैं। तो ये योग भी आपके जन्म कुंडली में बहुत अच्छा योग बनाता है और इससे भी आपके जन्म पत्रिका में धन योग के योग बन जाते हैं। अब सेकेंड नंबर की बात करते हैं कि यदि धनेश और लाभेश दोनों एक साथ केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो और भाग्येश अर्थात कि नवम भाव या नवम भाव के स्वामी जिसे नवमेश कहते हैं, तो नवम भाव के स्वामी से दृष्ट हो तो भी जातक धनवान होता है। उदाहरण के तौर पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक पत्रिका कि कर्क लगन की ये कुंडली है और यहां धन भाव कौन हुए? आप देख रहे हैं कि द्वितीय स्थान जिसे धन भाव कहते हैं उसके स्वामी सूर्यदेव हुए और सूर्यदेव पंचम भाव में विराजमान है। यहां त्रिकोण भाव में सूर्य विराजमान है और लाभ स्थान के स्वामी शुक्र भी पंचम भाव में विराजमान है और नवमेश बृहस्पति से बिल्कुल दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं। अर्थात कि बृहस्पति का दृष्टि अपनी नौवीं दृष्टि से धन भाव के स्वामी सूर्य और लाभ स्थान के स्वामी शुक्र पे जा रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा योग बनाता है। अब यहां पर आपको उदाहरण के तौर पे वो तो त्रिकोण में दृष्टि संबंध का दिखाए, इसी जगह दूसरा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे धनु लगन की कुंडली है और इस पत्रिका में धन भाव के स्वामी शनिदेव हो गए और शुक्र जो है लाभ स्थान के स्वामी है और इस पत्रिका में सूर्य की यदि बात करें तो नवमेश है और सूर्य की दृष्टि बिल्कुल सप्तम दृष्टि केंद्र में बैठे
धनेश शनि और लाभेश शुक्र पर जा रहा है तो ये भी धनवान बनाने का दूसरा महत्वपूर्ण योग बनता है। अब आइए तीसरे योग के बारे में बात करते हैं कि वो कौन से तीसरा योग है जिससे हम पहचान पाएंगे कि कुंडली में धन योग बना है या नहीं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण योग जो धनवान होने का दर्शाता है जन्म पत्रिका में, यदि एकादशेश पंचम भाव में विराजमान हो और पंचमेश एकादश भाव में स्थित हो और भाग्येश उसे देख रहा हो तो ऐसे में जातक धनवान होता है। और इसके साथ यदि किसी तरीके से धनेश या धन भाव का संबंध हो जाए तो फिर क्या कहना, कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको स्क्रीन पर एक पत्रिका दिखा रहे हैं। मानकर चले ये कर्क लगन की कुंडली है और यहां आप देख रहे हैं कि पंचम भाव में एकादश भाव के स्वामी लाभ स्थान के स्वामी शुक्र विराजमान है और लाभ स्थान में पंचम भाव के स्वामी मंगल विराजमान है और यहां पर नवम भाव से दृष्टि संबंध बन रहा है। अब किसका नवम भाव से दृष्टि संबंध बन रहा है इस बात को देखें। यहां पर चूंकि नवम भाव के स्वामी बृहस्पति खुद नवम भाव में ही विराजमान है तो बृहस्पति पंचम भाव पे दृष्टि संबंध बना दिए तो निसंदेह ऐसे जातक के कुंडली में बहुत बड़ा धनवान होने का योग भी बनता है, क्योंकि बृहस्पति का संबंध पंचम भाव पे हो गया और पंचमेश एकादशेश का आपस में संबंध हो गया। अब यहीं पर आपको दूसरा उदाहरण देने का प्रयास करते हैं। दूसरे उदाहरण से भी आप समझ पाएंगे कि यदि अभी मैंने आपको बताया कि एकादशेश यदि पंचम में हो और पंचमेश एकादश पे हो और नवम की दृष्टि हो, लेकिन यदि उसका धन भाव से भी संबंध हो जाए। अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कर्क लगन की कुंडली है, वही पत्रिका है। हल्का सा अंतर क्या है कि सूर्य गुरु के साथ आपको बैठा हुआ दिख रहा है, अर्थात कि सूर्यदेव यहां आपके उदाहरण के पत्रिका में धन भाव के स्वामी है, धनेश है। ऐसे में चूंकि सूर्यदेव का संबंध भाग्य स्थान से हो गया और भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति का संबंध पंचम भाव से हो गया और पंचम भाव का संबंध लाभ स्थान से हो गया, तो ऐसे जातक बहुत बड़े धनवान बनने का योग बन जाता है, जो अभी उदाहरण के तौर पर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही हो, कोई भी कुंडली में यदि पंचमेश लाभेश एक साथ स्थान परिवर्तन करें, उस पे नवमेश की दृष्टि हो, भाग्येश की दृष्टि हो और उसका धनेश से किसी भी तरीके से संबंध बन जाए, तो ऐसे जातक या जातिका की कुंडली में धनवान होने के योग बन जाते हैं। अब आइए बात करते हैं अगले योगों के बारे में कि अगला योग ऐसा कौन सा है जिससे यदि आपके पत्रिका में लग जाए तो धन योग बना देता है। अगला योग है चंद्र मंगल योग। जी हां, चंद्र मंगल योग यदि आपके कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में बन रहा हो तथा धन कारक बृहस्पति से दृष्ट हो या युति करके बैठे हो, तो ऐसे जातक भी बहुत अधिक धनवान होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे अभी आप देख ले कि एक आपके स्क्रीन पर कुंभ लगन की कुंडली दिख रही है और यहां पर चंद्रमा मंगल लग्न में विराजमान है और बृहस्पति धन भाव के स्वामी हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में बैठे हैं और अपनी पंचम दृष्टि लग्न पे दे रहे हैं, तो बृहस्पति लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं और ऐसे में चंद्र मंगल पे दृष्टि दिए हैं। ऐसे जातक बहुत बड़े करोड़पति होने के योग बृहस्पति बना रहे हैं। अब इसके अलावा आपको एक दूसरा पत्रिका दिखा रहे हैं कि मान के चले, ये तो केंद्र में आपको बताया कि यदि त्रिकोण में कुंभ लगन की अभी आपके सामने स्क्रीन पर कुंडली दिख रही है और चंद्रमा मंगल त्रिकोण में तृतीय जो राशि आपको दिख रहा है वो तृतीय राशि जरूर है लेकिन पंचम भाव है, तो पंचम भाव में चंद्रमा मंगल बैठे हैं और एकादश भाव से बृहस्पति स्वराशि के होके दृष्टि सातवीं दे रहे हैं, अर्थात कि त्रिकोण भाव में बृहस्पति लाभ स्थान के स्वामी धन भाव के स्वामी होकर यदि पंचम भाव से संबंध बना रहे हैं तो ऐसे में भी बहुत बड़ा धनवान होने का योग बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि धनेश और लाभेश की दृष्टि आपके जन्म पत्रिका में चंद्र मंगल योग से बन जाए, चंद्र मंगल योग केंद्र में बनता हो या त्रिकोण में बनता हो
और धनेश और लाभेश उसे देख रहा हो, तो ऐसे जातक भी बहुत बड़े करोड़पति बनने के योग कुंडली में बनता है। इस बात को हमें समझना चाहिए। अब अगला जो धन भाव का बहुत बड़ा योग लगने का कारक है, मान कर चले भाग्येश शुक्र। अब एक आपके स्क्रीन पे उदाहरण के तौर पे समझाना चाह रहे हैं कि ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये कुंभ लगन की कुंडली है। यहां भाग्येश भाग स्थान का स्वामी, नवम भाव का स्वामी शुक्र दिख रहा है। यदि भाग्येश शुक्र का संबंध धनेश तथा लाभेश, यहां पे धनेश और लाभेश बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति के साथ युति करके बैठे हो या दृष्टि संबंध हो, यहां पे बृहस्पति के साथ शुक्र का युति देख रहे हैं। हालांकि ये योग सिर्फ कुंभ लगन में लगता है, तो ऐसे जातक के पास बहुत प्रचुर मात्रा में धन होता है। यदि बृहस्पति यहां एक साथ ना बैठ के, यदि बृहस्पति और शुक्र आमने सामने बैठे होते तो भी बहुत बड़ा योग प्रचुर मात्रा में धन का बना देता। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। एक बहुत महत्वपूर्ण योग के बारे में बात करना चाहेंगे कि यदि लाभेश, नवमेश तथा द्वितीयेश, इनमें से कोई भी एक ग्रह यदि लग्न से केंद्र में स्थित हो और बृहस्पति आपके जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव या पंचम भाव अथवा एकादश भाव का स्वामी होकर केंद्र में बैठ जाए, तो ऐसे में भी बहुत बड़ा धनवान बनने का योग बना देता है। उदाहरण के रूप में आपके स्क्रीन पर एक पत्रिका दिख रहा है कि वृश्चिक लगन की कुंडली है। यहां पर देखिए बृहस्पति किन भाव का स्वामी, बृहस्पति 9 नंबर जो आपको दिख रहा है एरो का निशान, वो द्वितीय भाव धन भाव का स्वामी है। और जो 12 नंबर आपको एरो का निशान दिख रहा है पंचम भाव का स्वामी है, त्रिकोण का। तो धन भाव पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति केंद्र में बैठ गए हैं। ये चतुर्थ भाव में आपको 11 नंबर में जो बैठे हैं केंद्र में बैठ गए हैं। और यहां पे बुध देखें किस भाव का स्वामी है, एकादश भाव जो 6 नंबर है, बुध 11वें भाव लाभ स्थान के स्वामी हैं। और चंद्रमा 9वें भाव भाग्य स्थान नवमेश का स्वामी है और केंद्र में बैठे हैं। तो ऐसे में भी चूंकि नवमेश और एकादशेश केंद्र में स्थित है और बृहस्पति द्वितीयेश और पंचमेश होकर केंद्र में बैठ गए हैं, तो ऐसे में भी बहुत बड़ा धनवान होने का योग बनाता है। और इस पर जो ये उदाहरण वाली कुंडली, यहां तो गुरु की दृष्टि भी चंद्रमा पे है, तो गज केसरी योग भी बन जाता है। ऐसे और भी योग हैं। यदि नवमेश तथा दशमेश या पंचमेश का संबंध, नवमेश, दशमेश और पंचमेश का संबंध धनेश या लाभेश अर्थात कि 9वें भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी और पंचम भाव के स्वामी का संबंध धन भाव अर्थात कि कुंडली का दूसरा भाव, उसके स्वामी या लाभ स्थान कुंडली के 11वें भाव के स्वामी के साथ बन जाए, तो ऐसे जातक धनी होते हैं। और यदि ये सभी ग्रह केंद्र में एक साथ बैठे हो या त्रिकोण में बैठे हो, तो ऐसे जातक अवश्य ही धनवान होते हैं। ऐसे जातक गरीब घर में भी, गरीब कुल में भी पैदा होकर अवश्य धनवान बनते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर्स दिख रहा है, कुंभ लगन की ये कुंडली है। यहां पर देखें कि धन भाव का स्वामी बृहस्पति हुआ, जो कि 10वें भाव में विराजमान है और बृहस्पति लाभ स्थान के भी स्वामी है। साथ में शुक्र नवमेश है, मंगल दशमेश है। तो नवमेश का संबंध केंद्र से शुक्र का, क्योंकि चतुर्थ भाव केंद्र है, और मंगल दशमेश वो भी स्वयं केंद्र में बैठे हैं चतुर्थ भाव में, और बुध पंचमेश ये भी केंद्र में बैठे हैं। और उस पर भी बृहस्पति चूंकि धनेश और लाभेश से ये भी केंद्र में बैठे हुए हैं और बृहस्पति की दृष्टि भी इन शुभ ग्रहों पे जा रही है, तो ये बहुत बड़ा धन का योग बना देता है। ये कुछ संबंध होते हैं जिसमें कुंडली में धन योग बनाता है। तो ऐसे ही योग आपके जन्म कुंडली में यदि बना हो तो निश्चित रूप से धन का योग अवश्य होगा। जरूरी है आप अपनी कुंडली का सही से कुंडली विश्लेषण करवाएं। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।